तो वो क्लास असेंबलीज जो बेसिकली आपकी जो फंक्शनल मूवमेंट है उनको अकोमोडेट करती हैं। उनमें सबसे पहले हमने आरपीआई या आरपीए सिस्टम पढ़ लिया। तो जो सेकंड सिस्टम उसके अंदर है वो आपका कॉम्बिनेशन क्लास है। तो कॉम्बिनेशन क्लास भी बेसिकली उन एरियाज़ में लगाया जाता है जिसमें डिजिटल एक्सटेंशन बेस होती है, जिसकी टिश्यू वर्ड मूवमेंट के साथ आपके उसको डिज़ाइन इस तरह किया गया कि वो स्ट्रेस ब्रेकर का काम करे और आपके अबटमेंट के ऊपर ज़्यादा फोर्सेस ना लगें। तो बेसिकली कॉम्बिनेशन क्लास का मतलब ये है कि सी शेप क्लास भी यूजुअली इसमें यूज़ होते हैं, यानी सर्कमफरेंशियल क्लास। और जो रिटेंटिव साइड पे आपका क्लास होगा वो रॉट मेटल का बना हुआ होगा, और जो स्टेबलाइजिंग पोर्शन होगा क्लास का वो कास्ट मेटल का बना हुआ होगा। अब कास्ट और रॉड में जो बेसिकली डिफरेंस है वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी का है और स्ट्रेंथ का है। तो रॉड मेटल जो होता है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है और उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। अब क्योंकि आपके जो क्लास पर रिटेंटिव साइड पे उसने आपके हाइट ऑफ कंटूर के ऊपर से होके अंडरकट एरिया में जाना होता है, यानी उतना एरिया उसने डिफॉर्म करना होता है। इसी तरह जब उसने रिमूव होना होता है तो मतलब हाइट ऑफ कंटूर जितना वो बाहर निकलेगा डिफॉर्म होगा और फिर ऊपर की तरफ जाएगा। तो जितना वो आपका फ्लेक्सिबल होगा उतना ही ऑब्वियसली वो इजीली ये जो पाथ है कवर कर लेगा और मतलब एक्सेसिव फोर्सेस आपके अबटमेंट के ऊपर नहीं लगाएगा। तो यही उसकी रीज़न है कि जो आपका रिटेंटिव आर्म है वो फ्लेक्सिबल यानी रॉट मेटल का बना हुआ होगा, जिसकी वजह से आपके अबटमेंट के ऊपर फोर्सेस जो है वो कम लगेंगी। तो इसकी जो इंडिकेशंस हैं आप कह लें वो तीन उसने बताई हुई हैं। पहली ये है कि जहाँ भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी डिज़ायर्ड हो, जैसे कि आपने कहा कि जो डिजिटल एक्सटेंशन बेस के साथ अबटमेंट पड़ा हुआ है उसके ऊपर आपने क्लैस्प देना, तो वो कॉम्बिनेशन क्लैस्प की सूरत में दिया जा सकता है। फिर सेकंड जो उसकी इंडिकेशन है जहाँ पे आपको एडजस्टेबिलिटी की ज़रूरत हो, यानी आपने इन फ्यूचर आपने रिटेंटिव आर्म को उसकी पोजीशन को चेंज करना है, यानी आपने उसको लेस रिटेंटिव या मोर रिटेंटिव बनाना है। तो वो भी अगर आप रॉट मेटल से देंगे तो वो एडजस्टेबल होगा, जबकि अगर कास्ट मेटल का रिजिड आपका होगा क्लैस्प तो वो एडजस्टेबल नहीं होगा बाद में। और थर्ड, अगर आप किसी एस्थेटिक एरिया में देना चाह रहे हैं तो रॉट मेटल का जो रिटेंटिव आर्म होगा वो आपका ज़्यादा एस्थेटिक होगा। उसकी दो रीज़न उसने बताई हैं। पहली ये है कि आप ऑब्वियसली जब फ्लेक्सिबल है तो आप उसको जो है वो लेस डायमीटर की वायर का दे सकते हैं। तो जितना ऑब्वियसली वो लेस डायमीटर का यानी थिन होगा उतना ही वो कम शो होगा। और दूसरा ये कि वो राउंड होता है क्रॉस सेक्शन के अंदर, तो उससे वो कहता है लाइट इस तरह रिफ्लेक्ट होती है कि आपके जो है वो इतना एस्थेटिकली नज़र नहीं आता एज़ कम्पेयर टू कास्ट ग्लास जो यूजुअली हाफ राउंड होते हैं। फिर इंडिकेशंस के बाद वो इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बता देता है। तो पहले वो इसके डिसएडवांटेजेस बताता है। तो उसमें जो फर्स्ट पॉइंट पे आ जाता है वो इसकी फैब्रिकेशन में है कि उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप चाहिए होता है। ऑब्वियसली एक पार्ट आप रॉड मेटल में बना रहे हैं, एक कास्ट मेटल में बना रहे हैं, तो उसकी फैब्रिकेशन में आपको एक स्टेप एडिशनल करना पड़ता है। सेकंड ये है कि वो फ्लेक्सिबल होता है, तो जब पेशेंट उसको पहन रहा होता है या उतार रहा होता है या उसकी हैंडलिंग के दौरान अगर उस ख़ास पार्ट पे उसने एक्सेसिव फोर्स लगा दी है तो उसकी वजह से वो डिस्टॉर्ट हो सकता है। और इसके साथ ही फोर्थ पॉइंट आप मिला लें तो वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा तो ऑब्वियसली अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं करेगा, यानी जो जिस एरिया ऑफ द टूथ पे उसने इंगेज होना है हो सकता है वो अब वहाँ पे इंगेज ना हो क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज हो गई है, डिस्टॉर्ट हो गई है। और जो फाइनल पॉइंट है वो ये है कि वो कहता है कि इट इज़ यूजुअली बेंट बाय हैंड, तो वो लेस एक्यूरेटली अडेप्ट होता है आपके टूथ सरफेस के ऊपर। तो जो रिटेंटिव आर्म का सुपरा बल्ज पार्ट होता है, यानी जहाँ से वो अप्रोच आर्म आ रहा होता है उसका क्लूजली, वो यूजुअली आपके टूथ के साथ कांटेक्ट में नहीं होता और स्टेबलाइजेशन नहीं देता। लेकिन उसका ऑब्वियसली इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि हमने स्टेबलाइजेशन के लिए एक सेपरेटली कास्ट क्लास दिया हुआ है अपोजिट साइड पे। तो उसके बाद उसके एडवांटेजेस बता देता है। एडवांटेजेस बेसिकली जो इंडिकेशन है वही है कि एक तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज है, उसकी एडजस्टेबिलिटी है, एस्थेटिक एडवांटेज है। और फिर यह है कि वो कम से क्योंकि थिन होता है तो जो आपका टूथ सरफेस है वो कम कवर करता है। और फाइनली वो कहता है कि उसमें फटीग फेलियर कम है, यानी
आप ये समझें कि कितनी दफ़ा वो डीफॉर्म हो तो ब्रेक हो जाएगा या फ्रैक्चर हो जाएगा। तो एज़ कम्पेयर टू कास्ट क्लैस्प, जो रॉड क्लैस्प होगा वो ज़्यादा देर, मतलब ज़्यादा दफ़ा आपके है ना डीफॉर्म हो सकता है, यानी ज़्यादा दफ़ा आप उसको डेंचर पे लगा के पहन सकते हैं और उतार सकते हैं। और उसकी फिर जो डिस्टॉर्शन है उसको पेशेंट को एक्सप्लेन कर देना है कि जब उसने डेंचर को उतारना है तो जो उसका रिटेंटिव टर्मिनल पॉइंट है वहाँ पे ना उसको एंगेज करें, यानी वहाँ से ना पकड़े, जबकि जहाँ से वो ओरिजिनेट हो रहा है कास्ट क्लैस सॉरी क्लैस डेंचर के फॉर एग्जांपल मेजर कनेक्टर में से या माइनर कनेक्टर में से, तो वहाँ से उसको पकड़ के ज़ोर लगाए उतारने के लिए, ना कि रिटेंटिव पार्ट पे जो टर्मिनल एंड है आपका क्लैस का, वहाँ पे ज़ोर न लगाए। ऑब्वियसली वहाँ पे ज़ोर लगाएगा तो वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। और फिर उसने यहाँ पे डायग्राम में दिखाया है कि 5 टाइप्स हैं जो एक्स्ट्रा कोरोनल रिटेनर्स की, जो डिस्टल एक्सटेंशन बेसिस के अंदर यूज़ की जा सकती हैं। यानी ये वो पॉइंट्स हैं जो फंक्शनली आप कह लें कि फंक्शनल मूवमेंट्स को एकोमोडेट करने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। तो सबके अंदर आप देख सकते हैं कि जो रेस्ट है वो मीजियल साइड पे दिया गया हुआ है। अब पहला सिंपल हाफ टी शेप का आई बार, बार क्लास पे आई बार ना कहें हाफ टी बार क्लास, तो वो ऑब्वियसली वहीं पे आपका जो है वो अंडरकट एंगेज कर रहा है जो डिस्टोबकल साइड पर है। और फिर सेकंड आपका सिंपल आई बार क्लास है जो आरपीआई सिस्टम आप कह लें। थर्ड आपका जो है वो इंटरप्रॉक्सिमल रिंग क्लास है, यानी जो दोनों अपार्टमेंट्स हैं उनके सेंटर में आपका डबल रेस्ट दिया हुआ है और वहीं से आपका क्लास ओरिजिनेट होकर डिस्टोबकल अंडरकट को एंगेज कर रहा है। जो डी है वो बेसिकली आपको कॉम्बिनेशन क्लास दिखाया हुआ है उसने, और ई जो है वो हेयर पिन क्लास है, यानी वो डिस्टल साइड से स्टार्ट होके तो डिस्टल साइड डिस्टोबकल साइड का ही अंडरकट एंगेज कर रहा है। तो ये 5 आपकी जो है वो टाइप्स हैं जो बेसिकली डिस्टल एक्सटेंशन बेस के अंदर दी जा सकती हैं फंक्शनल मूवमेंट्स को अकोमोडेट करने के लिए। फिर नेक्स्ट आपके वो क्लास असम्बलीज हैं जो आपकी जो मूवमेंट है फंक्शनल मूवमेंट उसको अकोमोडेट नहीं कर रहे। तो उसमें आपका सबसे पहले आ जाता है सर्कमफरेंशियल क्लास, जिसको आप सी शेप क्लास कहते हैं। तो सिंपली ये आपने मतलब आपने ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन क्लास में भी सी शेप क्लास भी दिया हुआ था, लेकिन उसमें पूरी आपकी जो थी वो थिंकिंग ये थी कि डिस्टल एक्सटेंशन बेस जब टिश्यू वर्ड मूव करेगी तो ये एज अ स्ट्रेस ब्रेकर काम करेगा। लेकिन इस केस के अंदर आपने सिंपल सी शेप क्लास दिया हुआ है और उसने कोई फंक्शनली उसको सपोर्ट नहीं करना आपके अबटमेंट को। तो यूजुअली ये फिर कास्ट मटेरियल यानी कास्ट मेटल का बना हुआ होगा, रॉड मेटल का नहीं होगा। तो वो कहता है अनलेस के कोई एस्थेटिक इशू हो, यानी ऑब्वियसली एंटीरियर टीथ के ऊपर आप देंगे तो नज़र आएगा, या फिर आपका जिंजिवल साइड से फॉर एग्जांपल बार क्लैस्प नहीं दे सकते जो उसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन है, यानी टूथ में टिल्ट है ज़्यादा या सर्वाइकल अंडरकट है। तो अगर ये 2-3 चीज़ें नहीं हैं तो फिर आप हमेशा ये देते हैं, मतलब दिस इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्लैस्प। तो उसका जो डिसएडवांटेजेस वो बताता है नीचे, वो फिर ऐसे हैं कि क्योंकि आपका क्लोजली अप्रोच करता है ये रिटेंटिव एरिया को, तो ज़्यादा टूथ सरफेस को कवर किया होता है इसने एज़ कम्पेयर टू बार क्लैस्प जो कि जिंजिवली ओरिजिनेट करता है। फिर क्योंकि ये टूथ को इनसर्कल करता हुआ आ रहा होता है, तो अगर आप क्लोजली देखें तो टूथ का जो क्लोजल सर्कमफेरेंस है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो ऑब्वियसली ये भी आपके टूथ के लिए फेवरेबल नहीं है, और ऑब्वियसली सेंटर में थोड़ा सा एरिया भी कम हो जाएगा। अब फिर यह है कि अगर मैंडिबुलर टीथ में आप लगाते हैं तो वो बात वही है कि ज़्यादा जो है आपका मेटल जो है वो डिस्प्ले होगा एज़ कम्पेयर टू बार क्लास। और फाइनली वो बताता है कि क्योंकि ये कास्ट का मेटल का अगर आप लगा रहे हैं तो उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो हाफ राउंड होता है। तो हाफ राउंड जो होता है वो आप ये समझें कि ओमनी डायरेक्शनली डीफॉर्म नहीं होता, यानी वो हर डायरेक्शन में फ्लेक्स नहीं होता या डीफॉर्म नहीं होता। जो फुल राउंड होगा ना आपका क्रॉस सेक्शन में क्लैस यूजुअली जो रॉड वायर का होता है, तो वो ओमनी डायरेक्शनली फ्लेक्स करता है या आप समझे डीफॉर्म करता है। तो वो जो है वो आपकी जो डिसिपेट कर देता है फोर्सेस
अच्छे तरीके से, जबकि जो हाफ राउंड है वो उसमें ये प्रॉपर्टी नहीं है। तो वो कहता है कि इसमें एडजस्टेबिलिटी नहीं होती, यानी आप अगर अपनी क्लास की पोजीशन चेंज करके रिटेंशन इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो कास्ट क्लास के साथ ये पॉसिबल नहीं होगा। फिर वो एक इसका एडवांटेज बता देता है बार क्लास के ऊपर। जैसे पहले इसने बार के एडवांटेजेस बताए हैं कि वो एस्थेटिकली सुपीरियर है, टच सरफेस लेस कवर करता है। इसी तरह जो एक सिंपल एडवांटेज सी शेप का या सर्कमफरेंशियल क्लास्प का बार क्लास्प के ऊपर है वो ये है कि जो सी शेप क्लास्प है अगर गलत बना हुआ हो तो आपके अबटमेंट के लिए लेस डेट्रीमेंटल होता है एज़ कम्पेयर टू एक गलत बना हुआ बार क्लास्प जो होगा। उसके बाद वो सिंपल ये बता देता है कि एक ही बॉडी से दोनों जो आपके सी शेप हैं वो ओरिजिनेट होंगे, यानी रिटेंटिव साइड भी और स्टेबलाइजिंग साइड भी। और ये वो कहता है कि लाजमी है कि एक साइड आपकी रिटेंटिव होनी चाहिए और एक स्टेबलाइजिंग होनी चाहिए, दोनों साइड्स रिटेंटिव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर स्टेबलाइजेशन का कोई तरीका नहीं रह जाएगा और ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा रिटेंशन चाहिए भी नहीं होती। और फिर उसने इस पिक्चर के अंदर सी शेप की जो गलतियां हैं वो दिखाई हुई हैं और उनको ठीक करके बताया हुआ है। तो जो ए में आपका टूथ शो हो रहा है उसका हाइट ऑफ कंटूर इस तरह का है कि जो अंडरकट एरिया बन रहा है वो मिडल थर्ड में बन रहा है, या बिल्कुल प्रॉक्सिमल साइड में जाए तो वो क्लूजल थर्ड में भी आ रहा है। तो ऑब्वियसली इतना ऊपर हमने रिटेंटिव आर्म नहीं देना होता, क्योंकि वो ज़्यादा टिपिंग फोर्सेस लगाएगा आपके दांत के ऊपर। तो ऐसे केसेस के अंदर ऑब्वियसली आप टूथ प्रिपेयर करेंगे, उसकी प्रॉक्सिमल सर्फेसिस को प्रिपेयर करेंगे और बकल सरफेस को भी प्रिपेयर करेंगे और हाइट ऑफ कॉन्टूर को सर्विकल या जिंजिवल लेके जाएंगे। फिर बी में भी उसने यही दिखाया हुआ है कि एक तो आपका हाइट ऑफ कॉन्टूर बहुत ऊपर है तो रिटेंटिव एरिया मिडिल थर्ड में आ रहा है, दूसरा जो उसने क्लास्प का डिज़ाइन दिया हुआ है वो भी ठीक नहीं है। फिर सी और डी में उसने ठीक करके दिखाया है कि एक तो प्रिपरेशन से उसने रिटेंटिव एरिया को थोड़ा सा सर्वाइकली लेके गया और क्लास्प जो है वो बिल्कुल नॉर्मली आके उसको एंगेज कर रहा है। और फिर ई में भी उसने यही बताया कि उसमें जो आपका हाइट ऑफ कॉन्टूर है उसके नीचे जो अंडरकट एरिया वो बिल्कुल ही जिंजवा के साथ चला गया है और जो क्लास्प का डिज़ाइन है वो इस तरह का नहीं है कि वो उस अंडरकट को एंगेज करेगा। फिर एफ़ के अंदर उसने सिर्फ डिज़ाइन को ठीक किया, लेकिन उसमें प्रॉब्लम यही है कि जो आपका क्लास्प है वो बिल्कुल जिंजवा के साथ है, तो वो ऑब्वियसली आपकी जिंजवा को इन्फ्लेम कर सकता है विद थोड़ी सी अगर उसकी फंक्शनल मूवमेंट होती है और जिंजिवली मूव करता है तो वो ऑब्वियसली जिंजिवा को टच करेगा, हर्ट करेगा, इन्फ्लेम करेगा। और जी में उसने दोनों चीज़ें ठीक कर दी हैं, यानी टूथ प्रिपेयर करके थोड़ा सा जो अंडरकट एरिया है वो लूजली शिफ्ट हो गया है और उसी पे आपने जो क्लास्प सेट किया है अपना अब वो ठीक है कि एक तो वो अंडरकट एरिया भी ठीक इंगेज कर रहा है और दूसरा वो जिंजिवा से भी थोड़ा सा दूर हो गया हुआ है। और फिर जो सेकंड टाइप है आपकी वो है रिंग क्लास्प। तो रिंग क्लास्प बेसिकली एक ऐसा क्लास्प है जो आपके सारे टूथ सरफेस को सर्कमफरेंशियली कवर कर रहा होता है। और आप ये समझें कि अगर मीजियो लिंगुअल अंडरकट उसने एंगेज करना है ना, तो वो मीजियो बकल सरफेस से स्टार्ट होगा और डिस्ट्रोबकल, डिस्ट्रोलिंगुअल और फिर मीजियो लिंगुअल वाले सरफेस पे आके अपना अंडरकट एंगेज करेगा। तो ये उसका पूरा टूथ एंड सर्कल करके उसका पाथ बनेगा। उसकी इंडिकेशन सिर्फ एक है कि जब उस अंडरकट को एंगेज करने के लिए और कोई तरीका ना हो। फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि आप बार क्लास्प दे देते हैं, लेकिन बार क्लास्प की काउंटर इंडिकेशंस प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल टूथ जो है वो ज़्यादा टिल्ट हुआ हुआ है बकली या लिंगुअली। अब फिर आपने सोचा कि मीजियो लिंगुअली ही अगर आप जो है वो सी शेप स्टार्ट करें और वहीं पे आप उसको एंगेज कर लें, तो उसने कहा उसमें काउंटर इंडिकेशन ये आ जाएगी कि जो आपका अंडरकट एरिया है वो बिल्कुल नीचे पड़ा हुआ है आपके रेस्ट के, तो वहाँ से ही ओरिजिनेट करके आपका सी शेप क्लास्प उसको एंगेज नहीं कर सकता। तो इस केस के अंदर आप पूरा फिर टूथ सर्कल करके तो फिर वो एरिया जो है वो एंगेज करेंगे। तो ऐसे आप क्लास्प को कहेंगे कि ये रिंग क्लास्प है। अब इसमें सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट बात मुझे बताता है कि इसमें सिंपल रिंग दे देने से स्टेबलाइजेशन नहीं आती, क्योंकि वो ओपन एक रिंग है और उसमें मतलब सिर्फ अगर आप इसी तरह मतलब एक एनसर्कल्ड वायर होगी तो वो रिटेंशन तो प्रोवाइड करेगी लेकिन स्टेबलाइजेशन नहीं करेगी। तो उसके लिए जो नॉन रिटेंटिव साइड पे आपका क्लास्प का पार्ट होगा उसके साथ आप एक
सपोर्टिंग स्ट्रट जो है वो लगा देंगे, जैसा पिक्चर में शो हो रहा है। तो वो उसको जब टूथ हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा होगा तो नॉन रिटेंटिव साइड को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा कि वो स्टेबलाइजेशन का काम कर सके। तो उसमें ये जो है ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बस। और लास्टली वो एम्ब्रेजर क्लास बताता है। तो वो बेसिकली उस केस के अंदर है कि एक साइड पे आपका इडेंचुलस एरिया प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल राइट साइड पे, लेकिन लेफ़्ट साइड पे आपकी कोई मॉडिफिकेशन स्पेस नहीं है, कोई इडेंचुलस एरिया नहीं है। तो ऑब्वियसली आपने बायलैटरल स्टेबलाइजेशन के लिए उस साइड पे भी क्लैस्प देना है, तो उस केस के अंदर आप एम्ब्रेजर क्लैस्प यूज़ करते हैं। जब हमने रेस्ट पढ़े थे तब भी हमने यही एक चीज़ देखी थी कि इंटरप्रॉक्सिमल रेस्ट उसने बताए थे कि दो दांतों के में एडजेसेंट आप एक मीजियल रेक के डिस्टल के ऊपर आप रेस्ट दे देते हैं, और उसमें कॉन्टैक्ट पॉइंट को ऑब्वियसली आप सेव करते हैं। ये तब भी पढ़ा था और यहाँ पे भी बेसिकली वही चीज़ है। तो डबल रेस्ट देना होता है आपने इंटरप्रॉक्सिमल, और उसी से आपकी एक साइड से रिटेंटिव आर्म निकलता है और दूसरी साइड पे आपका स्टेबलाइजेशन आर्म होता है। तो दोनों ही टूथ के ऊपर जिनके ऊपर आपने रेस्ट्स दिए हुए हैं, तो दो आपके वहाँ से रिटेंटिव आर्म्स निकलेंगे और दो ऑपोजिट साइड से आपके स्टेबलाइजिंग आर्म होंगे। तो ये आपका पूरा हो जाएगा एम्ब्रेजर क्लास। और फिर लास्टली एक हेयर पिन आपका क्लैस्प होता है। उसका काम यह है बेसिकली कि वो जिस सरफेस से ओरिजिनेट हो रहा है ना, उसके सर्वाइकली जो अंडरकट प्रेजेंट है उसको एंगेज कर लेगा, लेकिन प्रोवाइडेड कि उसके जहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है और जहाँ पे अंडरकट प्रेजेंट है उसके दरम्यान में सब्सटेंशियल डिस्टेंस है। अदरवाइज फिर इस केस में आपको रिंग क्लैस्प भी यूज़ करना पड़ेगा। फिर वो बता देता है कि इम्प्लांट्स को भी एज डायरेक्ट रिटेनर्स यूज़ किया जा सकता है। तो अगर आप इम्प्लांट्स को डायरेक्ट रिटेनर के तौर पे यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली आपको फिर एक जो विजिबल क्लैस्प है वो देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे क्राउन आप सीट करते हैं तो उसी तरह वो आपके इम्प्लांट के ऊपर जो डेंचर है वो सीट हो जाएगा, और उसका ऑब्वियसली आपको एस्थेटिक एडवांटेज भी है। और इम्प्लांट बेसिकली आपकी अपनी मर्ज़ी की जगह पे लगता है, तो आप उस हिसाब से भी बेस्ट पोजीशन पे उसको लगा के तो फंक्शनल सपोर्ट ले सकते हैं। फिर वो एनालिसिस बताता है टूथ कॉन्टूर्स का। तो ये इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी चीज़ है कि एक सर्वेयर यूज़ किया जाता है कास्ट के एनालिसिस के लिए। तो उसमें एक वर्टिकल आर्म होता है जिसके ऊपर आप डिफरेंट चीज़ें लगा सकते हैं। तो जिस तरह उसने यहाँ डायग्राम में दिखाया भी हुआ है, तो उससे आपको इजीली पता चल जाता है कि आपके जो टूथ है उसका हाइट ऑफ कॉन्टूर कौन किस एरिया में लोकेटेड है। तो हाइट ऑफ कॉन्टूर से नीचे अगर वो कहता है, अगर आप देखें वर्टिकल आर्म के साथ ही, तो आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ नज़र आएगा। तो उस ट्रायंगल को वो कहता है कि हम वहाँ पे ऑब्वियसली जहाँ से टूथ का कांटेक्ट हो रहा है ना आपके सर्वेयर के वर्टिकल आर्म से, तो वहाँ से अगर आप एक जो एंगल बन रहा है वो देखें तो उसको वो कहता है एंगल ऑफ सर्वाइकल कन्वर्जेंस कहेंगे। तो ऑब्वियसली जितना बड़ा एंगल बनेगा ना उतना आपका अंडरकट का एरिया डीप है, और जितना कम एंगल बनेगा उतना आपका अंडरकट शैलो है या छोटा है। तो जितना बड़ा है उतनी ज़्यादा आपकी रिटेंशन बनेगी बेसिकली, यानी उतने एरिया को आपका जो क्लैस्प है वो इंगेज कर सकता है। फिर वो जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो बता देता है कि उनका फंक्शन क्या है और उनकी लोकेशन क्या है। क्योंकि हमने तीनों पढ़ लिए हैं तो हमें ऑब्वियसली पहले से पता है कि रेस्ट जो होता है वो हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है, यानी टिश्यूवर्ड मूवमेंट को रोकता है। और वो अगर पोस्टीरियर साइड पे दे रहे हैं, टीथ पे दे रहे हैं, तो क्लूजली होगा। एंटीरियर्स पे आप लिंगुअली भी दे सकते हैं, इंसाइजली भी दे सकते हैं। फिर माइनर कनेक्टर जो है वो स्टेबलाइजेशन का काम देता है, और वो प्रॉक्सिमल सर्फेसिस पे होता है जो कि मार्जिनल रिज से एक्सटेंड करके नीचे आपकी डिपेंड करता है कि कहाँ तक उसको लेके जाना है। ऑब्वियसली अगर आप सारे टूथ को कांटेक्ट करेंगे तो वो जो मेजॉरिटी ऑफ फोर्सेस हैं वो आपके टूथ के ऊपर ट्रांसफ़र कर देगा, जो हमने आरपीआई क्लास में भी देखा। लेकिन अगर सिर्फ मार्जिनल रिज और थोड़ा सा टूथ सरफेस कवर करेगा और नीचे से वो अवे फ्रॉम द टूथ चला जाएगा, तो वो मोस्टली जो आपकी फोर्सेस हैं वो जो उसके पीछे एल्विलर रिज पड़ी है उस पर ट्रांसफ़र हो जाएंगी। और फिर जो क्लैस्प आर्म्स हैं आपके रिटेंटिव होता है, और स्टेबलाइजेशन जो स्टेबलाइजेशन है वो मिडिल थर्ड में होता है, यूजुअली सुप्रा बल्ज एरिया में, यानी हाइट ऑफ कंटूर से ऊपर। और जो रिटेंटिव आर्म होता है वो जिंजिवल वन थर्ड में होता है, अंडरकट एरिया के अंदर। और फिर नेक्स्ट वो आपको अमाउंट ऑफ रिटेंशन के बारे में बताता है। तो उसमें वो आपको दो फैक्टर्स बताता है जो यूजुअली आपकी जो अमाउंट ऑफ रिटेंशन है उसको अफेक्ट करते हैं। तो पहले जो है आपके टूथ फैक्टर्स हैं, यानी
आपका एंगल ऑफ सर्वाइकल कन्वर्जेंस कितना बन रहा है, अंडरकट की डेप्थ कितनी है, और उसमें आप ऑब्वियसली कितना डीप अपना जो अंडरकट जो क्लैस्प है वो उसको इंगेज करवा सकते हैं। तो ये जो बेसिकली टूथ के कॉन्टूर्स होंगे, हाइट ऑफ कॉन्टूर, सुप्राबल्ज एरिया, इंफ्राबल्ज एरिया, ये सारे जो फैक्टर्स होंगे ये आपके टूथ फैक्टर्स होंगे। और दूसरे आपके प्रोस्थेसिस फैक्टर्स होते हैं। प्रोस्थेसिस में बेसिकली जिस पार्ट ने आपकी रिटेंशन का काम देना है वो आपका क्लैस्प है। तो उसमें आपकी बेसिकली क्लैस्प की फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है जो कि आपकी रिटेंशन को अफेक्ट करती है। अब फ्लेक्सिबिलिटी को जो चीज़ें अफेक्ट करती हैं वो सारी आपके रिटेंशन को अफेक्ट करेंगी। तो उसके अंदर आपकी क्लैस्प की लेंथ आ जाती है, उसका डायमीटर आ जाता है, उसका क्रॉस सेक्शनल जो स्ट्रक्चर है वो आ जाता है, यानी राउंड है या हाफ राउंड है या कोई और शेप है, और फिर वो किस मटेरियल से बना हुआ है ये आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करने से पहले वो सिंपल सर्वेइंग के बारे में थोड़ा सा बताता है। और जिस तरह इसने ये डायग्राम में दिखाया हुआ है कि अगर परपेंडिकुलर आपने रखा हुआ है, यानी जिस तरह आपकी कास्ट फॉर एग्जांपल स्ट्रेट पड़ी हुई है टेबल के ऊपर, सर्वेयर टेबल के ऊपर, तो उसके ऊपर जब आप सर्वे करेंगे तो जो मोस्ट मतलब आप समझें कि कन्वेक्स पार्ट होगा टूथ का वो आपका हाइट ऑफ कॉन्टूर कंसिडर किया जाएगा। लेकिन अगर आप कास्ट को थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे और दोबारा सर्वे करेंगे वर्टिकल आर्म के हिसाब से ही, तो आपका जो हाइट ऑफ कॉन्टूर है उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। और जो एरियाज़ पहले यानी रिटेंटिव थे, यानी हाइट ऑफ कॉन्टूर से नीचे थे, डिपेंडिंग ऑन द टिल्ट, वो या तो मज़ीद नीचे चले जाएंगे यानी मोर रिटेंटिव हो जाएंगे, या फिर सुप्राबल्ज हो जाएंगे यानी हाइट ऑफ कॉन्टूर से ऊपर आ जाएंगे और नॉन रिटेंटिव एरियाज़ बन जाएंगे। तो अगर आपके पास कोई ऐसी कास्ट आ गई है जिसमें फेवरेबल रिटेंटिव एरियाज़ प्रेजेंट नहीं है तो आप उसको टिल्ट करके रिटेंटिव एरियाज़ फेवरेबल बना सकते हैं। टिल्ट करने के बाद जहां आपको लगे कि इस मतलब टिल्ट के ऊपर आपका जो है रिटेंटिव एरिया और पाथ ऑफ इंसर्शन फेवरेबल हो गया है, तो उसके बाद आप अपने जो टीथ हैं बटमेंट उनको उस तरह से प्रिपेयर कर लेते हैं, यानी उनकी ग्राइंडिंग करके उनको उस तरह का बना लेते हैं। तो ये आपका जो सर्वेयर है उसका एडवांटेज हो जाता है। तो फिर जो आपके सारे फैक्टर्स आपकी क्लैस्प की फ्लेक्सिबिलिटी को अफेक्ट करते हैं वो एक्सप्लेन करता है। तो सबसे पहले उसमें आ जाती है लेंथ ऑफ द क्लैस्प आर्म। तो सिंपल सी बात है, जितनी आपकी लेंथ ज़्यादा होगी उतनी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये सिंपल सी बात है, जितनी उसकी लेंथ ऑब्वियसली इंक्रीज़ करती जाएगी उतना वो जो आपका डेंचर है उससे उसकी बॉडी से दूर जाता जाएगा। जितना दूर जाएगा ऑब्वियसली वो उतना फ्लेक्सिबल होता जाएगा। अब उसमें यह है कि उसकी जो लेंथ है वो कहाँ से कहाँ तक आपने मेजर करनी है। तो वो कहता है कि जहाँ से उसका यूनिफॉर्म टेपर शुरू हो रहा होगा ना आपकी क्लैस्प का, तो वहाँ से लेके उसके टर्मिनल एंड तक आपकी टोटल लेंथ ऑफ द क्लैस्प बनेगी। अब सी शेप में तो वो कहता है कि ऐसे होता है कि जहाँ से क्लैस्प स्टार्ट हो रहा है ना, यूजुअली वहाँ से टेपर स्टार्ट नहीं होता, कुछ डिस्टेंस के बाद टेपर स्टार्ट होता है। जबकि जो बार क्लैस्प होता है ना, वो जब आपकी एक्रिलिक या मेटल में से निकल रहा होता है ना, तो वहीं से उसका टेपर स्टार्ट हो जाता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये बताता है कि बार क्लैस्प यूजुअली लंबा होता है लेंथ में एज़ कम्पेयर टू सी शेप, लेकिन उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है उसकी निस्बत सर्कमफ्रेंशियल क्लैस्प की निस्बत। तो उसकी रीज़न ये है कि जो आपका बार क्लैस्प होता है ना, वो टू प्लेन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। पहले वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा होता है, यानी जब वो जिंजिवली अप्रोच कर रहा है, और फिर वो 90 डिग्री टर्न करके ऊपर की तरफ आता है रिटेंटिव एरिया को इंगेज करने के लिए। तो पहले वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा होता है, फिर वर्टिकली मूव करता है, क्योंकि वो दो प्लेन्स के अंदर होता है, इसलिए उसकी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। जबकि जो सी शेप है वो एक ही प्लेन में मूव कर रहा होता है। तो एक ही लेंथ के अगर आप दोनों लेते हैं तो जो सी शेप होगा उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बार क्लैस्प की निस्बत ज़्यादा होगी। और फिर जो सेकंड पॉइंट आ जाता है वो आपके डायमीटर ऑफ द क्लैस्प का है। तो डायमीटर सिंपल है, जितना आपका डायमीटर ज़्यादा होगा उतना आपका जो क्लैस्प है वो थिक होगा और उतनी उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी। सिमिलरली इसको उल्टा कर ले, जितना आपका थिन क्लैस्प होगा यानी उसका डायमीटर कम होगा उतना ही वो फ्लेक्सिबल होगा। और फिर वो आपको कहता है क्रॉस सेक्शनल फॉर्म का क्या इफेक्ट होगा। तो क्रॉस सेक्शनल फॉर्म वो कहता है यूजुअली आपकी जो कास्ट क्लैस्प होते हैं उसकी जो क्रॉस सेक्शनल फॉर्म होती है वो हाफ राउंड होती है, और वो उसने पहले भी बताया हुआ है कि वो ओमनी डायरेक्शनली जो है वो फ्लेक्स नहीं करती, यानी सिर्फ एक डायरेक्शन में वो आप समझें कि डिफॉर्म होती है। और इसी तरह अगर आप राउंड वायर की बात करें तो जो यूजुअली रॉट मेटल्स के अंदर होती है तो वो ओमनी डायरेक्शनली जो है वो फ्लेक्स करती है और ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, आप ये समझें डिफॉर्म करती है ओमनी डायरेक्शनली।
तो आप सिंपल इसमें ये समझ लें कि जो राउंड फॉर्म है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है एज़ कम्पेयर टू हाफ राउंड फॉर्म। लेकिन वो साथ बता देता है कि जो आपकी राउंड फॉर्म है ना वो कास्टिंग से अटेन नहीं हो सकती, यानी उसके लिए आप कास्ट मेटल यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए आपको रॉट मेटल यूज़ करना पड़ता है। तो उसी के साथ आप बता सकते हैं कि किस सिनेरियो में आप कौन सी वाली क्रॉस सेक्शन फॉर्म के जो क्लास है वो यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल एक टूथ बाउंडेड एरिया है, यानी मीजिलो डिस्टली जो आपका एडेंचलेस एरिया है वो उसके आगे भी पीछे भी अबटमेंट्स पड़े हुए हैं, तो उसमें आप कास्ट का जो क्लास पे हाफ राउंड फॉर्म वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास अबटमेंट के पीछे डिस्टल एक्सटेंशन एरिया है जिसमें फंक्शनल मूवमेंट्स होनी है और सारा जोर आपके अबटमेंट के ऊपर पड़ना है, तो उसमें ज़रूरी है कि फिर आप स्ट्रेस ब्रेकर के तौर पे अपना राउंड क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो है रॉड वायर का क्लास वो यूज़ करें। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया में ये इंपॉर्टेंट था। फिर फाइनली वो बता देता है कि मटेरियल यूज्ड में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। मटेरियल में वो आपको दो बेसिक मटेरियल्स बताता है, एक वो कास्ट गोल्ड के बारे में और एक कोबाल्ट क्रोमियम के बारे में। तो कास्ट गोल्ड के बारे में वो ये कहता है कि उसको सफिशेंटली रिजिड बनाने के लिए आपको उसका बल्क इंक्रीज़ करना पड़ता है, जो कि ऑब्वियसली अगर ज़्यादा बल्की हो जाएगा तो वो तो पॉसिबल है कि पेशेंट की टंग्स को और चीक्स को डिस्टर्ब करे। जबकि वो कहता है कि अगर आप कोबाल्ट क्रोमियम के बने हुए क्लैस्प यूज़ करेंगे तो उसमें यह है कि एडवांटेज है कि बल्क इंक्रीज़ नहीं करना पड़ता इतना ज़्यादा, और वो अपना जो नॉर्मल रिजिडिटी का फंक्शन है वो प्रोवाइड कर लेता है उससे ही। बाकी वो इसमें भी यही बताता है कि जो रॉट वायर का आपका अगर क्लैस्प है तो वो ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग भी होता है और ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी होता है। और फाइनली फिर वो आपको इंटरनल अटैचमेंट्स का थोड़ा सा एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता देता है। तो इंटरनल अटैचमेंट्स बेसिकली इंट्राक्रोनल डायरेक्ट रिटेनर्स हैं जो आपके टूथ्स के अंदर ही प्रेपरेशन करके टूथ के सर्कमफ्रेंस के अंदर ही की और की वे पाथवे के हिसाब से बनाए जाते हैं। तो उसके जो एडवांटेज बताता है वो एक तो ये है कि ऑब्वियसली कि आपको विजिबल कोई क्लैस्प नहीं देना पड़ता उसके अंदर, तो एस्थेटिकली वो सुपीरियर हैं एक्स्ट्रा क्रोनल रिटेनर्स की निस्बत। और दूसरा ये है कि वर्टिकल सपोर्ट उनमें ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे हमने रेस्ट्स में पढ़ा था, इंटरनल रेस्ट्स होते हैं तो वो वर्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, तो इसी तरह जो आपकी इंटरनल अटैचमेंट्स होंगी ये भी आपको वर्टिकल सपोर्ट ज़्यादा अच्छा प्रोवाइड करेंगी। और उसी के साथ जो उसके डिसएडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि एक तो इसमें आपको जो अबटमेंट्स हैं उनको प्रिपेयर करना पड़ेगा, जबकि एक्स्ट्रा क्रोनल रिटेनर्स में उसकी ज़रूरत नहीं होती। फिर सेकंड है कि उसमें जो लेबॉरेटरी प्रोसीजर है और जो क्लिनिकल प्रोसीजर होगा ऑब्वियसली आपने उसको प्रिपेयर करना है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एज़ कम्पेयर टू जस्ट सिंपल आपने क्लास दे देना है। फिर ये है कि विद टाइम वो थोड़े से वियर हो जाएंगे और उसमें इतनी फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस नहीं रहेगी कि वो रिटेंशन का काम दे सकें। फिर फोर्थ उसने पॉइंट बताया कि वो रिप्लेस या रिपेयर करना उनको थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिर फिफ्थ उसने बताया कि ऑब्वियसली जितना आपके टूथ की लेंथ ज़्यादा होगी उतना ही आप उसको पल्पली इन्वॉल्व किए बगैर उसमें अपना अटैचमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर आपके पास शॉर्ट अबटमेंट है तो उसमें आप ये प्रिपेयर नहीं कर सकते, अदरवाइज़ आपका टूथ जो है वो पल्पली इन्वॉल्व हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट में वो यही कहता है कि अगर मतलब वो बेसिकली कह रहा है कि सर्कमफ्रेंशियली आपके टूथ के अंदर अगर पल्पली इन्वॉल्व होने का चांस है तो फिर सारी की सारी अटैचमेंट आपके टूथ के अंदर प्रिपेयर नहीं हो सकती, प्लेस नहीं हो सकती, अदरवाइज़ ऑब्वियसली वो पल्पली इन्वॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर ऑब्वियसली रूट कनाल ट्रीटेड टूथ है तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जितना मर्ज़ी डीप चले जाएँ आप। और ये एक्स्ट्रा क्रोनल रिटेनर्स की निस्बत कॉस्टली होते हैं।